नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। किसका एग्जाम चल रहा है? ग्रुप डी का। और साइंस की भरमार हो रही है। आपको पता है NCERT बेस साइंस आपको देखने को मिल रही है। सारे क्वेश्चन यहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है मैं NCERT की सीरीज प्रॉपर सीरीज चला रहा हूँ। आज हमने केमिस्ट्री का टॉपिक लिया है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। NCERT बेस्ड क्वेश्चन में लेके आया हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत जो है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कब दिया था। डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है, 1829 में दिया था। अब ये भी पता होना चाहिए कि है क्या। तो डोबे-राइनर ने क्या किया था कि 3-3 तत्वों के एक ग्रुप बनाया, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकाला। जो एवरेज आया उसे ये कह दिया कि ये सेकेंड एलिमेंट का आपका जो है एटॉमिक मास होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लगातार सब एटॉमिक मास को ही लेके चल रहे थे पीरियोडिक टेबल का आधार। ठीक है, तो अब इसने ये पूछा कि ब्रोमीन का बताना है। क्या पूछा? ब्रोमीन का। इसने दिखा रखा है Cl, Br और I। ठीक है, ये 3 है। तो इसने दिखा रखा है क्लोरीन, Br और I। तो हमें बताना था I और इसका दोनों का सम करेंगे और दोनों का सम करके बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। इस क्लोरीन की 35.5 है और जबकि आयोडीन की कितनी है? 127। और बाई 2 कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 162/2। 162 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 81। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवृत्ति फलन होते हैं। यह कथन देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? किसने बताया था? तो ये बताया था जी मेंडलीफ ने। किसने बताया था? मेंडलीफ जो है उसने बताया था कि उसके परमाणु द्रव्यमान के मतलब एटॉमिक मास के जो है आवर्ती फलन होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, DI मेंडलीफ ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व कौन से हैं? रिप्रेजेंटेटिव तत्व कह सकते हैं इन्हें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो जो थर्ड आवर्त है आपका, जो थर्ड पीरियड है, उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है? आपके रिप्रेजेंटेटिव है। तो मतलब अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, अब थर्ड पीरियड में कौन सा है ये देख लेना है आपको। तो इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा कि जितनी उसमें कोषों की संख्या होती है वो उतने ही पीरियड में होता है। जैसे कि अब इसका कितना है? सोडियम का 11 को हम कैसे बनाते हैं? 2, 8, 1। तो कितने? 1, 2, 3 सेल हैं इसमें। इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का है, तो यही आंसर इसका सही होगा। इसी तरह पोटेशियम को देखेंगे, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये फोर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्राय परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं कौन से तत्व? परिवर्तनीय संयोजकता जिनकी संयोजकता लगातार बदलती रहती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, संक्रमण तत्व। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिटिव एलिमेंट। मतलब ये एक ब्रिज का काम करते हैं। किसके बीच? आपके देखो ये होता है आपका, ये जैसे आपकी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये इधर 2 ये हो गए। ठीक है, और इधर से आपके ये इस तरह से आपके चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हैं? ये इधर जो है 2 आपके धातु होते हैं। ठीक है, और ये इधर क्या होते हैं? आपके अधातु होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? संक्रमण तत्व। और ये इधर अधातु होते हैं, तो इनके बीच में एक सेतु का काम करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो इसका जो इन सब की जो वैलेंसी होती है वो परिवर्तनीय होती है। ठीक है, परिवर्तनीय होती है, बदलती रहती है लगातार। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, पर एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन किसने दिया? देखो मेंडलीफ ने तो बताया था कि एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि जो मोजले उसने आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी बताई थी, उसने बताया था कि उसके एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आवर्त सारणी में किस एक ही समूह के तत्वों को साधारणतया क्या समानता होती है? मतलब एक ही समूह के तत्व हैं, उनमें समानता क्या मिलती है, ये आपसे पूछा गया आवर्त सारणी में। तो मुझे तो ये लगता है कि जो आवर्त सारणी है, जब ऊपर से आप ग्रुप को देखते चलते हो तो सभी की जो है उसके बाह्यतम कोषों की जो संख्या होती है वो समान होती है, तभी तो उनको एक ही कोष में रखा है। सभी की वैलेंसी फिर बराबर होती है।
भाई सिंपल सी बात है, वैलेंसी ऊपर से अगर नीचे आओगे तो वैलेंसी क्या होती है, बराबर होती है। जबकि अगर आप ऐसे चलते हो तो वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 पहले बढ़ती है फिर घटती है, परंतु ऊपर से नीचे आते हो तो सबकी समान होती है वैलेंसी। और वो वैलेंसी समान होने का कारण ही ये है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण जो है उसका आधार क्या है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है। तो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर की अभी मैं बात कर रहा था, यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं। पूरी आवर्त सारणी में क्या क्या होते हैं, देखो जो आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें तो 12 क्षैतिज खाने थे, 12। ठीक है, और जबकि जो आपके 8 जो थे वे 8 थे कॉलम, क्या थे, 8 कॉलम थे और 12 ये क्षैतिज खाने थे। ठीक है, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 तो क्षैतिज खाने थे, कितने थे, 7 तो क्षैतिज खाने थे, और 18 कितनी है, 18 और 2 अदर कॉलम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, मेंडलीफ का भी पूछ सकता है आपसे, ये तो आधुनिक आवर्त सारणी का ऑप्शन दिया था मैंने, मेंडलीफ का भी आपको बता दिया डिस्कस करके। किसी आवर्त के में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों में हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता बतानी है। ठीक है, बाएं से दाएं चल रहे हैं मतलब आप बाएं से दाएं समझ लेना। ठीक है, आप धातुओं से अधातुओं की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता इसने पूछा है। ठीक है, अब संयोजकता वही है, वैलेंसी मैंने आपको बताया था कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो ये जो है पहले बढ़ती है और फिर घटती है, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब से कब तक, देखो 1 और 2, तो 1 और 2 के बाद सीधा क्या आता है फिर 13 14 15 16 17 18 इस तरह से, और बीच में 3 से लेके 12 तक क्या रहते हैं, वे ट्रांजिशन एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की क्या संयोजकता है भाई, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, और इसे कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 और 6। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब आप ये समझिए, मैंने आपको बताया था कि देखो अगर 1 2 3 अगर 1 2 3 तक आप देखते हैं या तक देखते हैं तो आपकी जो अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही आपकी वैलेंसी होती है। परंतु अगर आप 4 से ऊपर जाते हैं, जैसे 5 में चले जाए, 1 2 3 4 तक भी आप ये कह सको, 5 चले गए, 6 चले गए, 7 चले गए। ठीक है, और 8 पे तो फिर शून्य हो जाता है। तो अगर इनमें देखते हैं तो फिर आपको 8 में से घटाना होता है। अब यहाँ देखो, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 है इसके, तो 2 की जरूरत है, तो 8 में से घटा देंगे 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम एक ऑक्साइड का सूत्र है और एमओ बना रहा है, तो उसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो एमओ क्या बनवाया इसने, MO। अब हमें पता है ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, तो भाई इसके नीचे 2 लिखा हुआ होना चाहिए, परंतु ये MO कह रहा है, तो इसका मतलब M की भी संयोजकता 2 है। M एक ऐसी धातु है कि उसकी जो संयोजकता 2 है, तो M2O2 होगा तभी MO बन सकता है। तो इसलिए हम जो है ना O लिखेंगे ना M2 लिखेंगे ना O। तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि M की संयोजकता 2 है। क्या है, M की संयोजकता 2। तो ऐसा एलिमेंट देखना है जिसमें M की संयोजकता हमें 2 मिल रही हो, ऐसा देखना है नाइट्रेट के सूत्र में। तो यहाँ पे M की संयोजकता 1 है, ये भी नहीं है। यहाँ NO3 की 2 दे रखी है, M की 1 है, ये भी नहीं है। ठीक है, अच्छे संयोजकता में कैसे पहचान रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसा होता है, संयोजकता एक दूसरे के नीचे लिखी हुई रहती है। जैसे मैं H2O कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, H2, जैसे मैंने कह दिया H2O, क्या कह दिया भाई, H2O। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो हाइड्रोजन के नीचे लिखी हुई है वो इसकी संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता जो इसके नीचे लिखी हुई है, हाइड्रोजन की 1 होती है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली इसलिए H2O लिखते हैं। अब यहाँ इसी वजह से मैं देख रहा हूँ, देखो M है, M की संयोजकता NO3 में लिखी जानी चाहिए थी, तो NO3 का 1 ही है, तो ये भी नहीं हो सकती, 2 होनी चाहिए। सॉरी। उसके बाद यहाँ M है, M की यहाँ 2 होनी चाहिए थी, जबकि NO3 की 2 बता रहा है, ये नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ M है, M की संयोजकता 2 है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, M की संयोजकता 2 है। ठीक है, ये हो सकता है। फिर देखो यहाँ M की 2 है, परंतु NO2 की 3 बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों की 2 2 है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ध्यान रखिए, आपके जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड पे जो आपकी धातुएं होती हैं, राइट हैंड पे क्या होता है, आपकी अधातुएं होती हैं।
ठीक है। अब जब धातुओं से आप दूर जाओगे, मतलब बाएं से आप दाएं ऐसे चल रहे हो, इधर धातुओं को छोड़ के जा रहे हो, तो धात्विक गुण घटता जा रहा है। सिंपल सी बात है। अगर धात्विक गुण घटता जा रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा था, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, तो घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि धात्विक गुण घटता जाता है और आप अधातुओं की तरफ बढ़ते जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से धात्विकता बढ़ जाती है, बिल्कुल गलत, अभी बताया, धात्विकता तो घटती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। क्या पूछा है इसने, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, ये भी गलत है। ये गलत क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आप बाएं से दाएं चलते हो तो उसका नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो जो आपका नाभिक होता है उसके जो है उसका जो है नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, अंदर से नाभिक जो है अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी उसकी ज़्यादा होती जाएगी। पॉजिटिविटी अगर उसकी ज़्यादा होती जाएगी तो इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है खींचेंगे उसकी किसकी तरफ को, नाभिक की तरफ, और खींच जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आयनिक त्रिज्या घट जाएगी, ठीक है। तीसरा कह रहा है तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है, बिल्कुल घटती है। तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है, क्योंकि जो धातु होते हैं वे बनाते हैं क्षारीय ऑक्साइड। तो अब धातु आपके पीछे है और आप इधर से धातुओं से छोड़ के जा रहे हो, तो धातुओं की क्षारीय प्रकृति घटती है जबकि अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या पूछी है। तृतीय आवर्त में कितने तत्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सभी को पता है, तो रटा होता है, ठीक है। क्या कि 2, 8, 8, 18, 18 और 32, टोटल 7 आवर्त हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 8, 18, 32, 32, ठीक है। इस तरीके से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो तृतीय में कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि परमाणु संख्या 58 से 71 के तत्वों को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कौन से आवर्त में, ये पता होना चाहिए, 6 में, ठीक है। 58 से 71 और ये 58 से 71, उधर 90 से 103 तक, 90 से 103 तक ये कौन से आवर्त में है, ये आपके 7वें आवर्त में है, ठीक है। तो जो आवर्त 6 के तत्व हैं, जो आवर्त 6 के तत्व हैं, इन्हें कहा जाता है लेंथेनाइट श्रेणी। क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट, ठीक है, याद रखना है। और जो आवर्त 7 के तत्व हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टेनाइट। क्या कहा जाता है, एक्टेनाइट श्रेणी, ठीक है। और मैं और आपको बात बता दूं, जो छठे हैं इन्हें कहा जाता है दुर्लभ मृदा धातुएं। कैसी धातुएं ये, दुर्लभ मृदा, ठीक है, दुर्लभ मृदा धातु, कमजोर मृदा धातुएं। जबकि ये जो एक्टेनाइट है इसे क्या कहा जाता है, ये एक्टेनाइट जो श्रेणी होती है जो 90 से 103 के बीच में होती है, तो ये कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। कौन से तत्व हैं ये, रेडियो एक्टिव तत्व, जिसमें यूरेनियम वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाँ, तो इसका आंसर 58 से 71 के लिए कौन सा आंसर था इसका, लेंथेनाइट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, तृतीय आवर्त का तत्व है। तृतीय आवर्त का तत्व कैसे पहचानेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि इनके परमाणु क्रमांक को देख लो तोड़ के कि 2, 8, 1, कितने सेल हैं, 3 सेल हैं, तो यही तृतीय आवर्त का है, 11। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे बोरोन में कितने हैं, 5 है, तो 5 को कैसे लिखेंगे, 2, 3, तो ये 2 है, इसमें 2 द्वितीय आवर्त का होगा। और ये अगर आपका स्कैंडियम इसे तोड़ के देखेंगे 2, 8, 8 इस तरीके से, या 1s2 2s2 वाले तरीके से भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पोटेशियम को भी दे सकते हो, 2, 8, 8, 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका चौथे आवर्त का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या उभय, देख तो जिंक उभयधर्मी बनाता है और एक एल्यूमिनियम बनाता है, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसने पूछा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपको बताना है उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो आपको देख लो, जो एल्यूमिनियम या जिंक का होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों बना सकते हैं, ठीक है, ये धातु हैं दोनों। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड, अब अम्लीय ऑक्साइड पूछा, देखो क्षारीय तो कौन बनाते हैं, धातु, ठीक है। इसने पूछा प्योर अम्लीय, तो आप देखो अगर इसमें अम्लीय का अधातु दे रखा है तो इसका वही आंसर है,
वरना फिर आप एल्यूमिनियम वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो एल्यूमिनियम वाला भी दे रखा है और क्षारीय का दे रखा है। अगर अधातु का भी दे रखा है। अगर अधातु का दे रखा है तो आप अम्लीय ऑक्साइड में अधातु का लगाएंगे। अगर नहीं दे रखा है, उसमें सारी धातुएं दे रखे हैं और उसमें जो है एल्यूमिनियम या जिंक कोई सा दे रखा है, तो आप उसमें भी Al2O3 का आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि वो अम्लीय भी बना सकता है, उभयधर्मी बनाता है। उभयधर्मी का मतलब दोनों होता है, ठीक है। आपको पता ही है कि जो जितनी भी अधातुएं होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो आपके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। अधातुएं क्या बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। कैसे पता चला तुम्हें फास्फोरस अम्लीय है भाई, ये कैसे पता चला, ठीक है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए कि फास्फोरस का आपको अम्लीय होने का पता कैसे चला, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं, पता ही आपको। निम्न में से क्षारीय धातु कौन सी है? क्षारीय धातु सबको पता है, सिंपल सी, फर्स्ट ए की जितनी भी धातु हैं सबको क्षारीय धातुएं कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ए की जितनी धातुएं जिन्हें उन्हें क्या कहा जाता है, क्षारीय धातुएं कहा जाता है, जबकि फर्स्ट बी की जितनी भी धातु हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिक्का धातुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? देखो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो अब अगर आप उधर से चले, अब देखो राइट हैंड पे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, मतलब आप जो है धातुओं से अगर दूर जा रहे हो तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। और अगर ये कह रहा है सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, कम किसकी है, तो आपको जो है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलना, मतलब आप जो है फर्स्ट के पहले ग्रुप के उसकी तरफ चलेंगे तो सबसे कम किसकी होगी, जो फर्स्ट में होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विद्युत धनात्मकता आदि के ऋणात्मकता सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यूरेनियम क्या है भाई, यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिनाइड श्रेणी में होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, और ये यूरेनियम जो है वहीं पे है, 92 है। क्या है इसका, 92 यूरेनियम 235, पता है ना। अब 92 90 से ऊपर कहाँ है, एक्टिनाइड श्रेणी में है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मतलब विद्युत ऋणात्मक, आप समझ रहे हो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से होंगे भाई विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से होंगे ये आपको बताना है। जो अधातु होंगे वे सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो इसमें अधातु कौन सा, आयोडीन क्या है, धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है। ब्रोमीन क्या है, ये अधातु है। और ब्रोमीन की खास बात यह है कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना, ये ध्यान रखना, लिक्विड अधातु है एकमात्र पूरे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं उनका परमाणु संख्या है। ऐसे तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, उसकी परमाणु संख्या क्या है। अब इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्लोरीन का कितना होता है भैया, 17, तो ये तो भैया अधातु है, क्षारीय नहीं बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 18 किसका होता है भैया, आर्गन का, ये नहीं है, ठीक है। 18 किसका होता है, आर्गन का, ये भी नहीं है। 19 किसका होता है, पोटेशियम का, तो पोटेशियम धातु होता है, तो इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है, पोटेशियम का होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है। जो आपके जितने भी आपके धातु होते हैं वो धन विद्युतीय तो होते हैं, तो सर्वाधिक धन विद्युतीय कौन से हैं ये आपसे पूछा है। अब देखो अगर सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपका धन विद्युतीय गुण घटता जाता है, अगर ऐसे चलते हो तो धन विद्युतीय गुण बढ़ता जाता है। मतलब आप बाएं से दाएं चल रहे हो तो घट रहा है और ऊपर से नीचे चल रहे हो तो बढ़ रहा है। तो ऊपर आ रहा है सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनियम आ रहा है, आप ऐसे चले फिर ये आ रहा है। तो अब इसमें पूछा सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। क्यों, क्योंकि सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, सोडियम की। और मैंने बताया था ऐसे चलोगे तो ये बढ़ेगा, ऐसे चलोगे तो ये बढ़ेगा, और ऐसे चलोगे तो घटेगा। तो एल्यूमिनियम तो इधर आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका पोटेशियम सही आंसर होगा, ध्यान से लगाना है आपको। नियोन क्या है, नियोन एक अधातु है, नियोन एक एक्रिय गैस है, 18वें उसमें आता है। अच्छा, एक्रिय गैस की जो डेफिनेशन है ये क्या है, तो ऐसे तत्व ऐसे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपना अष्टक पूर्ण रखते हैं, तो उन्हें एक्रिय कहते हैं, मतलब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे सभी को 18वें ग्रुप में रखा गया है, या शून्य समूह के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। उसके बाद उपधातु की अगर मैं बात करूं, ये उपधातु क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है देखो तिरछी एक लाइन होती है, ऐसे जो धातु और अधातु के बीच के जो है एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग वे में होती है, धातु और अधातु की बाउंड्री का काम करती है, इसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जिसमें जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये कह रहा है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। फिर से देखो M की संयोजकता 2 है, M की संयोजकता 2 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। जिसमें M की संयोजकता 2 आ रही हो
वही इसका ऑक्साइड होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले M की संयोजकता 2 है यहाँ, परंतु ऑक्सीजन की भी तो 2 होती है, तो M2O2 होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ M की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की 2, तो यही सही है, बिल्कुल यही सही है। इन दोनों में 2 2 है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ देखो M की 3 दे रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ M की 1 दे रखी है और यहाँ O की 2 दे रखी है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। मैंने बताया था विद्युत ऋणात्मक जितनी भी होती हैं अधातुएं होती हैं, तो मतलब अगर आप ऐसे चलते हो ऐसे, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, ऐसे चलते हो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, और अगर नीचे से ऊपर से नीचे जाते हो तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ठीक है, तो अब आपको देखना है क्या होना है। नीचे से ऊपर जाने पे नीचे से ऊपर जाने पे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऐसे जाने पे घटती है, या ऐसे कर लो, ऐसे आओगे तो आपकी मतलब बाएं से दाएं चलोगे तो बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर चलोगी तो बढ़ेगी, ऊपर से नीचे जाने पे घटेगी, ध्यान रखना। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक पूछा है, तो भाई अगर ऐसे चलोगे तो एंड में क्या आता है, फ्लोरीन। ऐसे चलोगे नीचे से ऊपर क्या आता है, फ्लोरीन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी फ्लोरीन है। पूरी आवर्त सारणी का सबसे जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, वो क्या है, फ्लोरीन है। परंतु अब यहाँ एक चीज़ आपको देखना है, विद्युत ऋणात्मकता की बात करिए इसमें, क्या आर्गन आपका विद्युत ऋणात्मक हो सकता है? क्या आपका आर्गन विद्युत ऋणात्मक तत्व हो सकता है? ये आपको पहचानना है। ठीक है, बिल्कुल आपका आर्गन भी विद्युत ऋणात्मक तत्व हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है रिएक्शन कर लेता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, कुछ एक्रिय गैसें भी रिएक्शन कर लेती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि किस तत्व का अष्टक का नियम, किस तत्व का अष्टक का नियम लागू होता है, किस तत्व तक अष्टक का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछा है इसने। तो कह रहा है कि किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तक होता है। कैल्शियम तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 20 होता है, तो वहाँ तक जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है। और न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक नियम दिया था तो उसका जो है प्रथम तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व जो था वो क्या था, थोरियम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, ध्यान रखना। उसके टाइम तक कितने तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, जबकि जब मैंडलिफ ने बनाया तो 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे, 63 याद रखना दोनों ने। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम पे 56 थे और मैंडलिफ ने 63 थे। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये कह रहा है जी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता। तो कौन सा तत्व आसानी, देखो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्याग देता है, जो विद्युत धनात्मक होता है। जो जितना ज़्यादा विद्युत धनात्मक होगा वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, और जो जितना विद्युत ऋणात्मक होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, वो तो पहले से ऋणात्मक है। ठीक है, वो तो ग्रहण करेगा ना। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। तो ये तो विद्युत धनात्मक है, ये भी विद्युत धनात्मक है, ये भी विद्युत धनात्मक, तो विद्युत ऋणात्मक कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मक जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता। ठीक है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले आधुनिक आवर्त सारणी में से आप किस तत्व में, 2-8 का मतलब हो गया 10, 2-8 का मतलब क्या हो गया 10, तो आप उसे किस में पाएंगे। तो इसने तो भैया अपना अष्टक पूरा कर रखा है भैया, इसने अपना देखो पहला पूरा और दूसरा भी अष्टक पूरा हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे आवर्त का कौन सा है, ये दूसरे आवर्त का, आवर्त की अगर बात पूछे तो कौन सा है, दूसरे आवर्त का और 18वें समूह का तत्व है ये, दूसरे आवर्त का 18वें। तो इसमें क्या पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में आप किस समूह में पाते हैं, तो समूह पूछा गया है, तो 18वें इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही। अगर इसमें आवर्त पूछता तो इसका आंसर होता दूसरा। ठीक है जी, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातुओं के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। धातुओं का बढ़ता क्रम, धातुओं का बढ़ता क्रम, कौन कितनी क्रियाशील धातु है। ठीक है, धात्विक गुण की बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा है। तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये आपका जो है, ये आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो आप इधर से चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो उसकी धात्विकता बढ़ती जाती है, धात्विक गुण बढ़ता जाता है, परंतु आप बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक गुण घटता जाता है। तो आपको देखना सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम और उससे कम जो है बेरिलियम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब बढ़ते हुए क्रम में ये है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बाकी तो सब घटते हुए में है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि इसने देखो सबसे ये लिथियम जो है, जो ये आपका सोडियम है, सोडियम जो है लिथियम से ज़्यादा है, जबकि इसने पहले दे दिया, तो ये तो गलत होगी। बाकी जो धात्विकता इनमें तो आएगा नहीं, कार्बन वगैरह आ रहा है, ठीक है, और इसमें सिलिकॉन आ रहा है, ये दो तो कट ही जाएंगे, ऊपर के दो में ही देखना है, तो इसका आंसर होगा पहले वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है। सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या, मैंने आपको बताया था ऐसे चलोगे तो डिक्रीज होएगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, और ऐसे चलोगे तो परमाणु त्रिज्या आपकी बढ़ेगी। तो सबसे अधिक वाला पूछा है, अगर ऊपर से नीचे चलते हो तो आपकी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे अधिक वाला पूछा है जी, इसमें कौन सा होगा? तो चारों ही आपके धातु दिए हुए हैं, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सोडियम ऊपर रहता है, पोटेशियम नीचे आता है, तो ऐसे सबसे ज़्यादा अधिक जो परमाणु त्रिज्या इसकी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप डी में, बिल्कुल उठाए जा रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखें, स्किप करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कह रहा है कि आवर्त सारणी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किस समूह में उपस्थित है? सबसे अधिक, तो ये ऑप्शन नंबर, देखो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक की बात करी है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस में होंगे? 17 में। 17 में कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये, ठीक है। ये क्या है? ये आपके 17वें में है। सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक क्यों है ये? क्योंकि ये सबसे अधिक जो है वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, और इनकी संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। इनकी भी कितनी होती है? एक होती है। इनके 7 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे होते हैं, एक की जरूरत इन्हें होती है, ठीक है। तो क्यों है? क्योंकि ये आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित है, उससे इनसे आगे केवल फिर शून्य वर्ग आ जाता है, और वो इतना केयरफुल नहीं है, ठीक है, कि इतना जो है रिएक्टिव नहीं है, वो क्रिया वगैरह नहीं करता, उसके कुछ ही तत्व क्रिया करते हैं, ठीक है, जैसे जिनोन वगैरह हैं, कभी वो कोई वो बना लेते हैं एलिमेंट। चलिए, तो आर्गन के बारे में मैंने बात बताई थी अभी पीछे। आर्गन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में, ध्यान रखना ये। उसके बाद चलता है, निम्नलिखित में से उपधातु वाला युग्म कौन सा है? उपधातु, मैंने आपको बताया था उपधातु क्या काम करती हैं, आपकी धातु और अधातुओं के बीच में ट्रांजेक्शन का उसका काम करती हैं, एक दीवार का, ठीक है, तो उनके बीच की एक कड़ी है ये उपधातु। तो आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो धातु और उपधातु, तो मतलब ना तो वे धातु हैं ना वे अधातु हैं, ना तो वो धातु, तो इसमें आपको देख के बताना। देखो इसमें एस एन धातु आ रहा है, तो ये तो है ही नहीं, इसमें एस एन धातु आ रहा है, ये भी नहीं है, क्योंकि वो धातु और अधातु के बीच में है, ना कि वो ना धातु है ना अधातु है, ठीक है। आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है? आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्याग देता है भैया? जो ज़्यादा विद्युत धनात्मक होगा, जिसके पास ज़्यादा विद्युत जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक होगा, वो इतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जी। तो इसका जो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि विद्युत धनात्मकता ऐसे बढ़ती है और ऐसे घटती है। तो अगर आप देखो, मैग्नीशियम है, ये ऊपर दूसरे में है, ये भी दूसरे में है, तीसरे में, सॉरी, ये तीसरे आवर्त में, ये भी, ठीक है। और अगर आप पोटेशियम को देखें तो ये चौथे आवर्त में आएगा, जैसे 2, 8, ठीक है, और फिर 8, फिर 1, तो 19 है इसका। तो 1, 2, 3, 4, तो ये चौथे आवर्त में एक आवर्त नीचे कूद गया है। कितना कूद गया है? नीचे कूद गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम। आप सभी को करके देख सकते हैं, ठीक है, आप सभी को करके ये सब चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 3 तत्व हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये क्या है भाई? ये आपको बताएं, ये सभी उपधातु हैं। क्या है ये? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि परमाणु संख्या 14 वाला एक कठोर तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। परमाणु संख्या 14 है और ये क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, और तथा सहसंयोजक हैलाइड बनाता है, ठीक है। तो यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? परमाणु संख्या 14 है। कितनी है भैया? परमाणु संख्या 14 है, और 14 वाला क्या होते हैं भैया? सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड बनाता है तो SiO2 बना सकता है, रेत बना रहा है, इसका मतलब ये है ना। तो ये कह रहा है कि संयोजक हैलाइड बनाता है। अच्छा, हैलाइड भी बनाता है, हैलाइड की बात कर रहा है। तो हैलाइड तो भैया आपका ये हो गया तुम्हारा SI, ठीक है। और हैलाइड क्या होते हैं आपके? या तो फ्लोरीन होता है, या क्लोरीन होता है, या आयोडीन होता है, ठीक है। तो ये बनाता है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या है? ये उपधातु वर्ग, उपधातु है। कौन से वर्ग से संबंधित है ये? उपधातु से है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी को किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? आधुनिक आवर्त सारणी को, देखो इसमें बोर और मोजले का ज़्यादा वो है, मोजले ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर बोर आ जाएगा। ठीक है, बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है, भरने का तरीका बोर के द्वारा ही है। ठीक है, और बाकी जो है बनाई जो है इसे संशोधित वगैरह दीर्घाकार आवर्त सारणी को मोजले ने 1913 में, है ना, ये पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो ये तो कैल्शियम है, 20 सबको पता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व का सदस्य है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 8 8 2, तो कौन से आवर्त का भैया? चौथे, 1 2 3 4, कौन से आवर्त का है? चौथे आवर्त का, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के गुणधर्म किन दो तत्वों से मिलते हैं? एक तो फर्स्ट से मिलते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया सेकंड वाला। तो एक तो फर्स्ट से मिलते हैं, पहले से मिलते हैं, एक हेलोजन से मिलते हैं, तो फर्स्ट और 17 से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फर्स्ट और 17 से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आज की कंप्लीट हुई। अगर वास्तव में हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और कमेंट में बताएं कि आपको किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।